ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के संविधान क्यों और कैसे भाग 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। बहुत ही आसान उत्तर है, किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं सिद्धांतों के समूहों को संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नए संविधान पर विचार करने तथा अपनाने अथवा विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव अथवा परिवर्तन करने हेतु चुना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को ही देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को पूर्ण आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता था। अतः इस स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए ही संविधान को इसी दिन से लागू किया गया। बहुत ही आसान उत्तर है, 26 जनवरी 1930 को ही देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को पूर्ण आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता था और इस स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए ही संविधान को इसी दिन से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपके लिए सबसे सरल परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। पहली परिभाषा है लेविस के अनुसार, संविधान से तात्पर्य राज्य के ढांचे से अथवा राज्य में राज्य सत्ता के प्रबंध अथवा वितरण से है। दोबारा सुने आप, लेविस के अनुसार परिभाषा है, संविधान से तात्पर्य राज्य के ढांचे से अथवा राज्य में राज्य सत्ता के प्रबंध अथवा वितरण से है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है फाइनर के शब्दों में, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। फाइनर के शब्दों में, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख बातों को समाहित किया, मतलब प्रमुख लक्षणों को समाहित किया और इसका प्रयास निरंतर करते रहे, जिसके कारण अब आलोचक इसे उधार का थैला कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को समाहित करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण आलोचकों ने इसे उधार का थैला कहा है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो कैबिनेट मिशन योजना की 3 प्रमुख विशेषता यहाँ पर दी है। पहली है, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए। दूसरा है, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य अर्थात हिंदू इत्यादि समुदायों में विभक्त किया गया। तीसरी विशेषता है, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाना था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर आप सुने, ध्यान से सुने। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो उत्तर है इसका, भारतीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप संपन्न हुए। संविधान सभा हेतु कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम,
यूनियनिस्ट, शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख, कांग्रेस के अलावा एवं साम्यवादी को एक एक तथा निर्दलीय को 8 स्थान प्राप्त हुए। संविधान सभा में अपने कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग ने सच्चिदानंद की अध्यक्षता में संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद इस प्रथम बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। विद्यार्थियों, इसी प्रश्न में अंतिम जो पंक्तियां है उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न भी क्लियर हो जाता है। दोबारा रिपीट करूंगा अंतिम पंक्तियां कि संविधान सभा में कमजोर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम लीग ने सच्चिदानंद की अध्यक्षता में संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद भी इस प्रथम बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप बार बार रिपीट करके सुने। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से ध्यान रह जाएंगे। विद्यार्थियों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना को संक्षेप में समझाइए। ध्यानपूर्वक सुने विद्यार्थियों। कैबिनेट मिशन ने 5 मई 1946 को शिमला में अपना काम शुरू किया, लेकिन 16 मई 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ इसका विचार विमर्श बंद हो गया। तत्पश्चात ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 5000 शब्दों वाली एक अधिघोषणा जारी की गई, जिसमें प्रशासन और संविधान निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इस अधिघोषणा में प्रस्तावित था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों अर्थात रियासतों को शामिल किया जाएगा। यह संघ विदेश नीति, प्रतिरक्षा और संचार इत्यादि के साधनों पर फैसले लेने के साथ ही इन विषयों हेतु धनराशि एकत्र करने का पूर्ण अधिकारी होगा। संघीय प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा तथा संघात्मक सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विषय राज्य सूची में रखे जाएंगे। इस अधिघोषणा में इस बात का भी उल्लेख गया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा तथा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न के उत्तर को आप 2-3 बार रिपीट करके शांतिपूर्वक ध्यान से सुने। बहुत ही जल्दी ध्यान रह जाएगा आपको ये उत्तर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुने और बहुत ही आसान है। आप सभी को बहुत जल्दी ध्यान रह जाएंगे सारे स्रोत। पहला स्रोत हम लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। विद्यार्थियों ध्यान रखें, जब स्रोतों की बात आए तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 लिखोगे तो आपके प्रश्न के उत्तर का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला लिखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान का मुख्य आधार 1935 का भारत का शासन अधिनियम है। इस अधिनियम की लगभग 200 धाराओं का प्रयोग ज्यों का त्यों मतलब जैसे का तैसा भारतीय संविधान में कर दिया गया है। अगला है ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान में जो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला है अमेरिकी संविधान। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिकी संविधान की देन है। देश में उपराष्ट्रपति पद के संबंध में की गई व्यवस्थाएं हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान का अनुसरण करके ही ग्रहण की गई है। अगला है आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में विशिष्ट लोगों के मनोनयन की प्रणाली,
भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान की ही देन है। विद्यार्थियों, ये जो अलग अलग संविधानों से जो अलग अलग चीज़ें ली है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्नों के उत्तर भी आपके कवर हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट है पूर्व सोवियत संघ का संविधान। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर जोड़े गए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीकी संविधान। भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रणाली है उस पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का खासा प्रभाव है। मतलब संशोधन प्रणाली का अनुसरण हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया है। अगला है कनाडा का संविधान। देश की संघात्मक व्यवस्था को हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है और अवशिष्ट शक्तियां इकाई के स्थान पर संघ में निहित की गई है। अगला लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, समवर्ती सूची तथा इसमें उल्लेखित विषयों पर संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों से निपटने के जो उपाय बताए हैं भारतीय संविधान में, वे सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया संविधान से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार आप सुने और बहुत ही आसान उत्तर है। ये जल्दी आपको ध्यान रह जाएगा, लिखने में आपको सुविधा होगी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्माण की क्या आवश्यकता है, अथवा भारतीय संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। मतलब भारतीय संविधान बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इसके ये जो प्रश्न है ये अथवा में दोनों में से एक प्रकार से आ सकता है। तो उत्तर लिखेंगे कि किसी भी राज्य के लिए या भारत के लिए संविधान की महती आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है या होती है। पहला लिखेंगे पॉइंट, शासन के स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण। विश्व का प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों, भौगोलिक दशाओं और इतिहास के आधार पर अपने लिए विशिष्ट शासन प्रणाली का चयन करता है। शासन के इस स्वरूप व संगठन का निर्धारण करने हेतु उसको एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारण है संविधान के निर्माण की या आवश्यकता का अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान। संविधान से जनसाधारण तथा शासक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को, मतलब जनता को भी और शासक को भी, अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए भी संविधान की आवश्यकता होती है, या इसलिए भी भारतीय संविधान की आवश्यकता थी। अगला लिखेंगे शासकीय अंगों पर नियंत्रण। संविधान निर्माण की आवश्यकता इस कारण भी है कि यह सरकार के विविध अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। अगला बिंदु लिखेंगे हम सरकार का दिशा निर्देशक। किसी भी देश का संविधान एक अटल नक्षत्र के समान है, मतलब टोटल फिक्स है। उसमें जो कायदे कानून लिख दिए, जो नियम उपबंध सब लिख दिए, वो सब एकदम तय और फिक्स रहते हैं। उनको बदलना बहुत ही कठिन और नामुमकिन होता है। तो उसी आधार पे इसका पॉइंट में लिखेंगे हम कि किसी भी देश का संविधान एक अटल नक्षत्र के समान है, क्योंकि यह सरकार को लगातार दिशा निर्देश देता है और उसका मार्गदर्शन भी करता है। अगला बिंदु है राज्य की संपूर्ण परिस्थितियों की झलक। प्रत्येक देश का संविधान एक ऐसे दर्पण की तरह होता है, मतलब एक ऐसे आईने के समान होता है जिसमें संबंधित देश की संपूर्ण परिस्थितियों की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतः संविधान निर्माण की महती आवश्यकता होती है। तो इसमें 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको 5 बिंदुओं का वर्णन करना ही करना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर को बार बार सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है, और अच्छे से इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करें। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। पिछले वर्ष भी परीक्षा में प्रश्न आया था। इसका अथवा में भी ऐसा आ सकता है कि विवेचना कीजिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उत्तर लिखेंगे हम प्राचीन काल से ही भारत में धर्म की उपयोगिता रही है और भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है। लेकिन वर्तमान में देश लोकतांत्रिक गणराज्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता तथा मानवीय धर्म पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुदृढ़ आधार देने के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे हम
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह साबित करने के लिए या विवेचना करने के लिए हमें भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था हमको बिंदुवार लिखनी है। तो हम इसका बेसिक्स प्रस्तावना बनाने के बाद इसमें प्रथम बिंदु लिखेंगे कि हमारे देश के संविधान के अनुसार धर्म एवं राज्य परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहेंगे तथा राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म एक समान हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, संविधान के अनुच्छेद 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानूनी दृष्टिकोण से एक समान हैं और धर्म, जाति या लिंग, रंग या वर्ण के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु लिखेंगे हम, भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपनी अंतरात्मा मतलब कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने, छोड़ने तथा प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म विशेष का परिपालन करने अथवा न करने के लिए मजबूर मतलब कि बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु लिखेंगे हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 द्वारा यह प्रावधान है कि शासकीय तथा अन्य सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अंतिम बिंदु लिखेंगे हम, संविधान के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय को भी कर मुक्त घोषित किया गया है। उपरोक्त या उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। बहुत ही आसान उत्तर है, आपने पहले पूर्व कक्षाओं से इसको पढ़ते आ रहे हैं। या बिंदुवार वर्णन कर दिया गया है भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसका। इसे बार बार सुने और बहुत जल्दी आपको ध्यान रह जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न होकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। या अथवा में ऐसा भी आया है ये प्रश्न कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही आसान उत्तर है, ध्यान से सुने विद्यार्थियों। प्रश्न कुल मिला के ये है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसे हमें कम शब्दों में लिखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सुने। यह बात पूर्णतया सही है कि भारत के संविधान में समय एवं आवश्यकता अनुसार अनुकूल संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के व्यवहारिक क्रियाकलाप में भी इस तथ्य की पूर्ण संभावना रहती है कि किसी भी संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं की जा सके। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान लचीला है, जो कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न होकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। 2-3 बार रीडिंग करिए, आपको और आसान हो जाएगा ध्यान रखने में। विद्यार्थियों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद हम जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिससे परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।